चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर अलाउद्दीन के काम देखने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। सारा दिन फेसबुक यूज करता था, कभी कभी टिकटॉक पे भी ट्वीट्स करता था, और टिकटॉक पे सॉरी रील्स बनाता था, वीडियोस देखता होता था। यूट्यूब पे जो है सारा दिन गाने सुनता रहता था। कोई काम नहीं करता होता था, फारिग बैठा रहता था, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करता रहता था। कहता था कि हमारे पास जो है वो क्या सिचुएशन है, कोई नई ट्वीट कर देता था, कभी कुछ कर देता था, कभी कुछ कर देता था। 9 मई के वाकये की मजम्मत भी इसने नहीं की थी। तो हमारे पास जो है वो ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। अच्छा जी। अच्छा जी, खिलजी डेंसिटी जो है वो नहीं सर 1320, 1320। वो इसके बाद वो मुबारक बेचारे ने क्या आना था, वो जो मुबारक को बिठाया गया था वो रेजिडेंट था। तो वो तो छोटा सा बच्चा था ना। तो उसके बाद तुगलक डेंसिटी ने देखा कि ये तो इस काबिल है ही नहीं कि ये चला सके। 1290 में जो है वो इसके ससुर ने वो डेंसिटी संभाली थी, स्लेव डेंसिटी को काबू करने की कोशिश की थी। और 1320 में खत्म हो गया। दो ही लोग हमारे पास इसके अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है। जलालुद्दीन इसका ससुर जो है वो बुनियाद रखता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खत्म कर देता है। गो के 1316 में वो उसकी हुकूमत खत्म होती है। उसके बाद में दो लोग आते हैं, शहाबुद्दीन उमर आता है और कुतुबुद्दीन मुबारक आता है। लेकिन वो ना होने की तरह वो 4 साल बस ऐसे ही गुजारते हैं, जैसे हम लोग जो है वो अपना बजट बना के गुजारते हैं। अमेरिका से कहते हैं तुम भी दे दें, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। यूरोपियन यूनियन से जाते हैं, वो शहबाज साहब कहते हैं ना अब तो मैं जहाँ पे जाता हूँ वो पहले ही कहते हैं कर्जा मंगना आ गया। ठीक है। तो वो शहाबुद्दीन उमर चार टोटल इसके अंदर जो है ना चार इस हमारे पास डायनेस्टी के अंदर जो है वो किंग थे। पहला तो सही वाला किंग जो था वो जलालुद्दीन था, जिसने जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद उसी का मर्डर आ जाता है अलाउद्दीन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे शहाबुद्दीन आ जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको जो है वो तख्त पे बिठाना था शहाबुद्दीन। वो बिठा दिया जाता है तख्त पे 1316 में। लेकिन जो है वो क्या होता है कि शहाबुद्दीन को ही उसका भाई जो है वो फिर बाद में मुबारक जो है वो उतारता है, अंधा कर देता है। तो चार टोटल लोग हैं जी, शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। नहीं साहब, डिड आंसर योर क्वेश्चन, ताकि हम यहाँ से आगे चलें। अब हमारे पास आ जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या थी। ये जी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इस दफा भी इंशाल्लाह आ जाएगा। अंधा क्यों कर रहे थे? बस इसीलिए अंधा करते थे ना कि वो बाद में बादशाह संभाल ना सकें, वो आगे ना आ सकें। एक बादशाह के लिए जरूरी होता है कि उसकी आंखें हों, वरना अंधा बादशाह कैसे हुकूमत करेगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहा जाता है कि जिन चीजों को इसने बदल के रख दिया उनमें से एक एडमिनिस्ट्रेशन थी। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है हमारे पास किशोरी सावन लाल जो है वो लिखते हैं। कहते हैं कि जी वही बात जो पहले मैंने की थी कि अलाउद्दीन की अगर कोई चीज अच्छी है तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। बाकी अगर आप बात करें कि इसकी अचीवमेंट एज एन ऑर्गेनाइजर थी तो वो सब फजूल है। वो इसके वॉरियर के तौर पर जो है ना अचीवमेंट वो फजूल है। ऑर्गेनाइजर अच्छा था। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे उसका जो है वो सॉर्डिनिटी को लेके, यानी हाकमियत आला को लेके कि मुल्क के अंदर कानून किसका चलेगा, वो यूनिक था। वो कहा करता था कि भाई मजहब को रियासत के मामलात के अंदर शामिल ना करें। वो कहता था, उसके अपने अल्फाज हैं कि जो भी कोई बात मैं कहता हूँ और करता हूँ स्टेट के लिए, वो मेरा अपना फैसला है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि मैं मजहब को पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसी बात है कि मैं अपनी कंट्री से ज्यादा मोहब्बत करता। ये दूसरी कोटेशन है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी कि इसके बारे में जो तीसरी बड़ी चीज थी कि उसने सब चीजों को सिस्टमेटिकली प्लान किया था, और उसने उनको एग्जीक्यूट पूरे के पूरे डंडे के जोर के साथ किया था। हमारे पास जो है प्लान करता है वो जनाब पूरे के पूरे सही तरीके से, और फिर उनको एग्जीक्यूट भी करता है। अगर जो है वो कहीं भी उसको लगता था ना कोई भी सिचुएशन हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उसको ठीक ठाक तरीके से कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता था। जहां जहां पे भी उस बंदे को लगता था कि यहाँ पे बगावत हो रही है, यहाँ पे लोग उठते हैं, उन रिवॉल्ट को बुरी तरह से दबाता था। उसने कह दिया था कि भाई जो
नेशन के अफेयर्स है ना, बल्कि इससे पहले जो रिवॉल्ट होता है हाजी मौला का, कुछ लोग उसके जो हैं अख्त खान जो हैं वो इसके खिलाफ जाते हैं। ये दो नोबल लोग थे। हाजी मौला एक बड़ा नोबल बंदा था, और उसको कुछ नहीं सूझी। मुझे तो 1 मिनट दीजिएगा। हाजी मौला जो है वो एक नोबल बंदा था। हाजी मौला और अख्त खान जो दोनों हैं, उन्होंने ट्रीजन कर दी, बगावत कर दी। वो भूल गए कि अब अलाउद्दीन की हुकूमत है। अलाउद्दीन ने ऐसे ड्रास्टिक जो है वो स्टेप्स लिए कि सबके सब नोबल काम कराए गए। रियासत के मामलात में वो किसी किस्म की जो है वो कोई भी डिसरिगार्ड जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था। जो मामला रियासत का है वो सबसे पहले उसने वाइन ड्रिंकिंग, प्लेयर सीकिंग पे, प्रोस्टिट्यूशन पे हर तरह की पाबंदियां आयद कर। उसने जो है वो ये देखा कि नोबल जो है वो मेरे खिलाफ मिलकर साजिशें करता है। उसने इनके मिलने जुलने पे भी पाबंदी लगा दी कि तुम लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, लीडर्स हैं ना, उनको जो है वो पाबंदी लगा दी कि आप लोग ज्यादा नहीं मिल सकोगे। अलाउद्दीन ने सोचा कि इनके पास दौलत है तो इसलिए ये लोग ना तंग करते हैं। इन लोगों को इतना मजबूर कर दो कि इन लोगों को सिर्फ अपनी जान के लाले पड़ जाएं, खाने पीने के लाले पड़ जाएं, बस। उसने जो है वो देखा कि ये ईवल और सट्राइव की सारी की सारी जगह जड़ ये है कि लोगों के पास पैसा है। अब इसको भी खत्म करना है। अब वो कैसे करता है? जिस जिस बंदे ने उसके खिलाफ बगावत की थी पहले, तो वो बगावत को कुचलता है। ठीक है। प्राइवेट मीटिंग्स बंद कर देता है, कोई प्राइवेटली नहीं मिल सकता। खवातीन तो खवातीन, मर्दों को सबको बंद कर देता है। पॉलिटिकल डिस्कशन, खबरदार किसी ने सियासत पर कोई बात की। सोशल इंटरकोर्स एंड इंटर मैरिजेस ऑफ द नोबल्स विदाउट हिज परमिशन। शादी भी करोगे तो अलाउद्दीन का दफ्तर उसकी परमिशन देगा, लेकिन कौन? नोबल्स की शादी। कि कहीं ऐसा तो नहीं है दो कबीले आपस में एक दूसरे को जो है रिश्तेदारियां करने के बाद कल को सुल्तान के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो गई। सुल्तान ने उस पर भी पाबंदी लगा दी। अब जी, जो नोबल्स की दौलत थी, उसने कहा कि यार ये दौलत मेन जड़ है। उसने बता दिया कि जी किसी के पास किसी को भी इजाजत नहीं है कि इतनी इतनी दौलत अपने पास रखे। जिस एक खास मिकदार से ज्यादा जितनी दौलत थी, सब की सबको उसने जब्त कर लिया, बगैर किसी रीजन रीजन को असाइन किया हुआ। बरानी एक हिस्टोरियन था, तारीखदान था। वो कहता है जी लोगों के पास कोई दौलत बची नहीं थी। जो मलिक थे, आमिर थे, ऑफिशियल थे, मुल्तानी थे, ये सारे के सारे जो है वो इनके पास कोई ट्रिफल नहीं था, कोई कैश ज्यादा नहीं बचा था। ये लोग अपनी वही बात जो मैंने अभी आपको बताई ना, अर्निंग में इतने बिजी हो गए कि रिबेलियन, बगावत का ख्याल भी उनके दिलों दिमाग से निकल गया। शराब को प्रोहिबिट कर दिया। इसको प्रोहिबिशन की वजह क्या थी? उसने देखें जी, उसने कहा कि जी शराब जो है ना ये आज के बाद नहीं चलेगी, पहले चला करती। जहांगीर जो बाद में आएगा, एक बादशाह, जहांगीर ने क्या किया था, दूसरों को कहा भाई शराब बंद है, लेकिन जहांगीर खुद पिया करता था। अलाउद्दीन ने कहा कि सबसे पहले मेरे जो है वो दरबार से शराब के जितने भी ड्रम हैं इनको जाया कर। उसने उनको खत्म करवा दिया। इससे का ना पियेंगे ना पीने देंगे। ठीक है। तो इसीलिए फिर आपको पता है बाद में वो हिंदी का गाना भी आता है ना, बोतल भी उठा लाया। वो इसीलिए है क्योंकि इसने तो पाबंदी लगा दी थी। तो ऐसा करना, मैं पीऊंगा ना आप पियोगे, चलो इसी तरह से चलते हैं। स्पॉइलेज सिस्टम जो है वो, स्पाई सिस्टम को इसने जो है वो ऑन कर दिया। जैसे गली गली में कैमरे होते हैं ना, इसी तरह से इसने स्पाई जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। तो अब ये जो है वो ये लोग इतनी ज्यादा चीजें जो है वो नोट किया करते थे कि सब की सब चीजों को देखा करते थे, नोट कर लिया करते थे। इवन ये भी जो है वो लोग इतना डरना शुरू हो गए कि प्राइवेटली गुफ्तगू क्या करते हैं उससे भी जो है वो डरना शुरू हो गए। जैसे वो पिछले दिन एक जोक था ना कि पाकिस्तान में आजकल हालात ऐसे हैं कि किसी को कॉल करें तो तीसरे बंदे को भी सलाम किया करें जो आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। वो जब रिकॉर्डिंग मंजर आम पे आना शुरू हुई तो 2 दफा सलाम लिया करें, एक दफा उसको
जिसे आप बात कर रहे हैं, और एक दफा उसको जो रिकॉर्ड कर रहा है उसे भी कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम रिकॉर्डिंग वाले भाईजान, जरा ठीक से रिकॉर्ड करना। तो इसी तरह से लोग जो है वो यहाँ पे भी होना शुरू हो गया कि एक स्ट्रिक्ट स्पॉनिश सिस्टम था। अब जी यहाँ से मिलिट्री के अंदर इसने अंदाजा लगा लिया कि किसी भी कौम को सीधा करने के लिए मिलिट्री को जो है वो सीधा करना बड़े जरूरी है। ऐसा नहीं था कि इसने मिलिट्री को कम किया, इसको पता था कि मेरे ऊपर जो है वो मंगोल हमला करते रहेंगे। अब इसने जो है वो मिलिट्री को बिल्कुल बढ़ाया, लेकिन मिलिट्री को एक तरीके के साथ इसने रखा। वो क्या तरीके का था, इसने जो है वो इसलिए मिलिट्री को बढ़ाया ताकि ये जो है वो जो जहाँ पे रिवॉल्ट्स होते हैं, जहाँ पे इसको जो है कहीं किसी को दबाना होता है, किसी फ्रंट पे आर्मी को भेजना होता है, वहां पे भेज सके। ये इसी के जो है वो क्रेडिट में जाता है कि इसने सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी जो है जिसको रियासत पैसे दिया करती थी वो करी थी। अब क्या करता था, एक्सपीरियंस जनरल्स को लेके आया इंपॉर्टेंट ऑफिस में। अब पहली दफा डिफरेंट ग्रेड्स में सैलरी जो है वो डिफरेंट कर दी गई। घोड़ों को ब्रांड करने का सिस्टम जो है वो शुरू किया गया। ब्रांड उनके ऊपर निशानी लगा देना, उनके जो है वो जिस्म के ऊपर पे कोई ऐसी निशानी लग जाती थी कि ये कैटेगरी ए का घोड़ा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओल्ड फोर्ट्स जितने भी किले थे बुरी कंडीशंस में थे, उनको जो है वो इसने क्या किया, दोबारा से तमीर सर नो करवाया या बेहतर रिपेयर करवाया। अब आर्मी जो है वो बड़ी ज्यादा इसने रखी हुई थी, हर वक्त हालत जंग में रहा करता था, हर वक्त जो है वो। ये सुल्तान अलाउद्दीन है कि जिसने बाद में कौमों को बताया कि जब आपकी आर्मी रिटायर हो जाती है तो इस तरह से उनको हमेशा के लिए खुदा हाफिज नहीं कह देना, उनको रिजर्व पे रखना है। जैसे पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी जो हमारे पास जितने लोग हैं, कोई मेरा ख्याल है 6-7 लाख तो वैसे ही एक्टिव हैं, और उसके बाद जो है वो रिजर्व पे हैं ज्यादातर लोग। अब आर्मी जो है ये सारी की सारी रिक्रूट करता था अरीजे ममालिक, यानी कि आर्मी मिनिस्टर जो है वो इनको अरीजे ममालिक, एक वजीर का ओहदा था, जैसे हमारे यहाँ ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो यहाँ पे इस बंदे ने जो है वो इनको डिप्यूट करना होता था। अब जी इसी तरह से इसने कवेलरी को, इन्फेंट्री को, सबको जो है वो काम करना शुरू कर दिया। घोड़ों की ब्रांडिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट था। ब्रांडिंग करना, कोई अपना सस्ता घोड़ा महंगा करके नहीं बेच सकता था। पाकिस्तान में तो ऐसा है ना कि घोड़ा जो है वो आप एक लेने जाते हैं तो घर आके पता लगता है कि किसी ने लकड़ी के घोड़े के ऊपर पॉलिश करके खड़ा किया हुआ था। ठीक है। तो घोड़ा जो है वो बिल्कुल ऐसा था कि जिसको किसी आर्मी के लिए चाहिए था, अपने यूज के लिए चाहिए था, वो ब्रांडेड घोड़ा उसको मिल सकता था। हाजी उनको जमीन और दूसरी जॉब दे, ये कुछ डिपार्टमेंट में चेयरमैन बना जी जी ऐसे ही है। अब जी ऑफिसर जो थे, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर जो है वो उनको उसने तनख्वाह दे दी। ये जो ग्रेड सिस्टम था ना उसमें सबसे पहले उन दिनों में टनकास चला करते थे। इसकी करेंसी जो है वो 234 टनकास जो है वो दिए जाते थे ऑफिसर्स को, फर्स्ट ग्रेड सोल्जर्स को। ठीक है। और 78 उनको दिए जाते थे जो कि घोड़ों के लिए, जिनके पास घोड़े थे। ये इतने ही थे कि ये सिर्फ अपना खर्चे ही चला सकें, बजाय इसके कि सुल्तान के खिलाफ बगावत का सोचा। सेकंड ग्रेड वालों के लिए 156 था, और थर्ड ग्रेड वालों के लिए 87। प्राइस कंट्रोल सिस्टम। अच्छा जी, रेवेन्यू में सुल्तान अलाउद्दीन का कोई सानी नहीं था। सुल्तान ने अखीर किस्म का रेवेन्यू सिस्टम चलाया। अलाउद्दीन जो है वो उसने क्या किया, उसने सारे के सारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिल्ली सल्तनत के थे बदल दिए। क्या करता है, सबसे पहले तो उसने जो है वो बड़े बड़े ये जो जितने भी आलिम दीन हुआ करते थे, मुस्लिम थे, सब के सब जितने भी फ्री गिफ्ट्स दिए हुए थे, किसी को पेंशन मिली थी, किसी को वापस ले ली, छोड़ दो, रियासत की जमीनें वापस कर दो। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, हिंदू रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे, जिनकी जनरेशन जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो रियासत पे पल रही थी, उन सब के जो है वो प्रिविलेजेस इसने खत्म कर दी। अब की दफा इसने जो है रियासत के टैक्सेस को बढ़ा दिया। रियासत हर चीज में 50% जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन का होता था। जो भी जमीन प्रोड्यूस करेगी, जमीन से किसी ने कोई फसल काश्त की है, 50% सीधा जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन के पास चला गया।
अब हिंदुओं के लिए या माइनॉरिटीज के लिए जजिया पे करना लाजमी था। उनके इवज सुल्तान उनको सिक्योरिटी दिया करता था, ये उनकी मर्जी हुआ करती थी कि अगर वो आर्मी में सर्व करना चाहें तो ठीक है, फिर जजिया माफ हो जाता था मुस्लिम की तरह। तो मुस्लिम जो है वो सर्व करते हैं, अगर नहीं तो फिर उनको माइनॉरिटीज को जजिया पे करना पड़ता था। अब जैसा ये बंदा था, इसको तो वैसे जरूरत ही नहीं थी कि ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग और कम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर ढूंढता, तो फिर भी इसने जो है वो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग और कम्पिटेंटी लगाए। आपके ख्याल में वैसे ये कोई करप्ट भी लगा देता तो उसने भी ईमानदार हो जाना था, जो सूरत हाल थी। अब इसकी वजह क्या थी कि जी प्राइस कंट्रोल सिस्टम पे इसने क्यों इतना सख्ती से काम किया? बरानी वही हिस्टोरियन लिखता है, वो कहते हैं जी मंगोलों का डर इसको बहुत था। सुल्तान को लगता था कि मंगोल हैं, एक कौम है जो कि सेंट्रल एशिया में रहती है, अगर उसने हमला कर दिया हमारे ऊपर तो काम मुश्किल हो जाएगा। मंगोल बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे ही है जैसे अमेरिका और किसी हमारे जैसे मुल्क पे हमला कर दे। तो अब जो है इसका सबसे हाल यही था पहला कि जनाब हमने जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट करनी है, एक बहुत बड़ी आर्मी। ठीक है, हमने भी एक बड़ी आर्मी रखी हुई है। ठीक है, और वो सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि हमारा नेबर में जो है वो आर्मी बड़ी है। ठीक है, लेकिन यकीन करें जितनी वो तरक्की के जीने तय कर चुके हैं ना, खुदा ना खास्ता जंग जो है वो लग जाती है ना, तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ठीक है, रियलिटी ये है हमारे पास, हम हकीकत से जितने मर्जी जो है वो आंखें चुरा लें। एक हमारा दोस्त है चाइना के नाम पे, अच्छा उसकी दोस्ती अजीबो गरीब है, जब से उसने दोस्ती लगाई है वो सेकंड पावर बन गया है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो सुपर पावर बन जाएगा 2030 में, और हमारा बेड़ा गर्क ही हुई जा रहा है। मेरा ख्याल है ये दोस्त बदलने की भी जरूरत है। और उसके बाद हमने उसका जो है वो तकरीबन 24.5 बिलियन रुपीज भी देने हैं, डॉलर्स भी देने हैं। देखा, 24.5 बिलियन जो है उसका अदा भी करना है। उसने जो है वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी बड़ी की है। अब जी आर्मी की एक वजह तो ये थी, दूसरी आर्मी को उसने जो है वो पे स्केल बहुत कम दिए हुए थे। मिलिट्री को वो कहता था कि कोई जरूरत नहीं है ऐसी जमीनें शमीनें देने के लिए। ठीक है, वो उसने कहा कि हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम इतनी बड़ी आर्मी को खिला सकें। ठीक है, तो अब जो है वो क्या करता था कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम से अपने रेवेन्यूज को बढ़ाया करता था। अच्छा जी, बड़ानी वही हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन है, बस बार बार आएगा तो इसलिए ये दो चार बातें आपको याद रहनी चाहिए। वो कहता है जी ऐसा बंदा था कि वो उसने मिलिट्री रखी थी जरूरत के लिए, ना कि इसलिए कि फिल था कि इनको खाना खिलाओ, इनको ये करो, इनको वो करो। मिलिट्री खाने पीने के लिए नहीं उसने रखे थे। डॉक्टर सैरान एक दूसरे जो है वो हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन जो है वो इसने जो सिस्टम जो है वो बनाया था, वो एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि वो सिर्फ उसी को समझ में आता था। बाकियों के लिए वो इरेशनल था, इल कंसीव था, आर्टिफिशियल था। वो सारे के सारे इकोनॉमिक लॉज जो है वो उनके वायलेशन था। किसी को समझ नहीं आता था कि जमीन जितनी चीजें पैदा करेगी 50% अलाउद्दीन का है। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर सैरान के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी स्टूडेंट इस बात को नहीं मानते। अब प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है वो बड़ा जबरदस्त था। अब इसने किस तरह से तीन तरह की कीमतों को इसने कंट्रोल किया, फूड को, कपड़ों का और कैटल मार्केट का। इसने जी हर चीज की कीमत मुकर्रर कर दी, भले वो आटा था, चावल थे, कुछ भी जवार था, हर चीज, चीनी की हर चीज की, गुड़ की कीमत मुकर्रर कर दी थी अलाउद्दीन ने खुद। वीट की कीमत इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। जहां पे जो बंदा ब्लैक मार्केटिंग करता पकड़ा जाता था, उल्टा लटका देता था। और तो और इसने जो है वो रॉयल ग्रेनरीज को कायम किया हुआ था, जहाँ पे ग्रीन खुद खरीदता था। वो जो 50% आते थे ना जमीनों से, वो इधर रखता था। हर एक को हुक्म था कि तुम जो है वो सिर्फ 10 मॉन्ड्स यानी कि 10 मन के करीब जो है वो सिर्फ कुछ अपने पास रख सकते हो। अब जितने जो है वो ज्यादा हैं वो सारे के सारे डीलर्स को देना पड़ेगी, वो वाला रेट जो सुल्तान ने दिया हुआ। दीवान रियासत का कॉन्सेप्ट क्या, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, एक एक मिनिस्ट्री कायम कर दी थी। ऐसा नहीं था कोई भी अपना ठेला लगा के दुकान खोल के बैठ जाए। दीवान रियासत मौजूद था, पहले उधर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाओ, वहां पे बताओ कि ये वाली मेरे पास चीजें हैं और ये वाली चीजें मैं इसी तरह से सेल करूंगा।
सरिया अदल के नाम से जो है वो अपनी आर्टिकल्स को सेल करना होता था। सरिया अदल कि मैं कानून के मुताबिक बेचूंगा, अदल के मुताबिक बेचूंगा। स्मगलिंग, प्रॉफिटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन सब का तस्वुर भी नहीं था। जो वेंडर थे उनको क्या करता था, जिसने भी कुछ भी लोगों को धोखा देने की, चीट करने की कोशिश की, पकड़ता था उसको, दफा कर देते थे दुकानों से बाहर, कहीं दूर फेंक देता था, किसी वो ऐसे इलाके में जहाँ पे जेलें बनी हुई होती थी वहां पे। और इसके अलावा जो है वो क्या करता था, अब सारी की सारी चीजें जो हैं वो देखें कि उसने जो है वो 50% भी रखा था, लैंड रेवेन्यू भी उसने जो है वो डाल दिया। इसके बाद इसने ये कहा कि भाई जितने भी लोग थे कल्टीवेटर जो है वो जो पैदा कर रहे थे चीजों को, उसने कभी देखो, आपने जो जमीन जो चीजें बेचनी है सिर्फ लाइसेंस ग्रेन डीलर को बेचनी है। और इसका रिजल्ट ये निकला कि जब इर्द गिर्द की रियासतों में जो है वो कहत पड़ता था, वहां पे जो है वो कोई चीज खाने के लिए नहीं मिलती थी, इसकी रियासत में पता भी नहीं चल सका कि भाई कोई कहता आया हुआ है। जैसे हम पाकिस्तानियों को कोई कोई कहे कि जी हम एक बड़ी गंदी हवा के अंदर रहते हैं, हमारा जो है हमारा एटमॉस्फेयर बड़ा गंदा है, तो हम उसको लाहौर बताएंगे कि गंदगी में हमारा पहला नंबर है। वो कहे जी नशा करना जो है बड़ी बुरी बात है, हम फैक्शन फिगर उठा के दिखाएंगे कि नशे में भी हम पहले नंबर पे हैं। ठीक है, हर चीज में हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो चीज किसी बुराई से शुरू हो। जी जी, कल्टीवेटर। जो मुसाफिरा, मान लीजिए कि आपकी कोई जमीन है सिंध में, तो आप चावल की फसल काश्त करते हैं। तो उसने कहा कि चावल की फसल जो है वो 10 मन, 10 मन तो तुम अपने पास रख लो, बाकी जो है वो ऐसा नहीं करना कि पकड़ के जो है वो किसी और को बेच देनी है। बेचनी है तो सिर्फ लाइसेंस ग्रेन डीलर को, जो बंदा जो है वो लाइसेंस याफ्ता, उसको बेचनी है। अगर किसी और को बेची तो तुम्हें तो तुमसे तुम्हारी जमीन भी ले लेंगे और तुम्हें कैद भी कर दें। ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा था। क्लॉथ कंट्रोल, कपड़े जरूरत हैं। भुट्टो ने कहा था 1967 में, जब उसने अपनी पार्टी बनाई, उसने कहा रोटी कपड़ा और मकान देंगे। तो जी, अब जो सारे के सारे उसने कहा कि ये जो कपड़े हैं ना, एक मार्केट बना दी, क्लॉथ मार्केटिंग। उसने कहा जी सारे के सारे कपड़े जो हैं वो यहीं पे सब सबके सब बिकेंगे, यहीं पे सबके सब आएंगे। और उस मार्केट का नाम था सराय अदल। वही बात जो ऊपर थी, सराय अदल के असूलों के मुताबिक जो है वो कपड़े का भी एक रेट मुकर्रर कर दिया गया। अब मर्चेंट्स जाते, पहले अपने आप को रजिस्टर करवाते दीवान रियासत के अंदर, दीवान रियासत, दीवान एक कानून, रियासत के कानून कायदे में। अब उसने बता दिया हुआ था जी कि कॉटन का एक 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 जो कपड़ा था, उसमें 1 टन जो है वो इस्तेमाल होता था। 1 टन का जो इनकी करेंसी थी 20 यार्ड आ जाता था। ठीक है, थोड़ा सा उससे घटिया जो कॉटन का कपड़ा था, वो 1 टन के में 30 यार्ड आ जाता था। अगर किसी को महंगे कपड़े खरीदने थे, कि किसी ने जी बड़ी अच्छी शादी करनी है किसी की, या महंगे कपड़े खरीदने हैं, तो अब उसको जो है वो क्या है, सबसे पहले दीवान रियासत से इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी कि बात जो है वो पहुंचेगी अलाउद्दीन तक के, ये फलां फलां जो है वो लोग नोबल या बड़ा अच्छा कपड़ा खरीदना चाहते हैं। सिल्क था, स्टेन था, ब्रोकैड वगैरह, ये कपड़ों के किस्में इनको खरीदना चाहें। अब जी कैटल मार्केट, लोग घोड़े बेचा करते थे। घोड़े उन दिनों में ऐसे थे जैसे आजकल कारें होती हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं, मूड ऑफ कम्युनिकेट, मूड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो अब उसने जो इन चीजों के मसले पे भी उसने टिक टाक वोट किया। जिसकी जितनी मर्जी होती थी उतने मर्जी के घोड़ा बेच देता था। आज तो हमारे लिए घोड़ा जो है वो हमें ऐसा लगता है ना कि ये घोड़ों पे उसने क्या कर दिया, तो उस वक्त जो है वो लोग सफर इस चीज से करता था। ठीक है, सफर इस चीज से जो है वो उन्होंने करना होता था। एंड दैट इज द रीजन की चीजें जो है वो बड़ी उसने कंट्रोल की। पहला जो है वो अच्छा घोड़ा 100 से 120 टन का हो सकता था। वो देखें, उसने जो आर्मी ऑफिसर्स की जो है वो जिनकी 234 टन का के करीब सैलरी थी, वो कितने खुशहाल थे कि वो अपनी एक सैलरी से कम से कम 2-3 घोड़े खरीद सकता था। तो जी, अगर कोई बंदा जो है वो ज्यादा कीमत मांगता था तो सुल्तान उसको जो है वो रिमोट लोकेलिटीज में जेल में भेजता था। पास पास जेलों में नहीं भेजता था, दूर जेलों में भेजता था कि चलो अभी उधर। So I have a question, how prices can remain constant when the population, the problems are increasing? नहीं साहब, ये देखें, उसकी प्राइसेस कांस्टेंट ही रहेंगी क्योंकि हर चीज का 50% रियासत के पास जा रहा है। ठीक है, वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रियासत के पास हर दफा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन काम भी तो ज्यादा करेगी ना। काम ज्यादा करेगी तो उसके पास रियासत में भी तो 50% आएगा।
जितना भी बढ़ाते चले जाओगे, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के अंदर जाके उसने मजीद चीजें भी ये कर रहा है ना, टैक्सेस नए नए जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है। तो जितना टेन्योर इसका रहा था ना, पॉपुलेशन हमारे पास जो है पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन हर साल हम जो है वो 2% से बढ़ते हैं। ये दुनिया में बड़ी तेजी से रेशो बढ़ रही है। तो इसकी हुकूमत जो है वो 20 साल रहती है। तो उसमें इतना ज्यादा फर्क, शायद इसकी ज्यादा हुकूमत रहती तो ये उस पर काम करता। अलबत्ता रियासत हर चीज का 50% खुद रख रही है, तो रियासत को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बाकी 50% तो मुल्क चल रहा है, 50% तो सेव हो रहा है। जितनी पॉपुलेशन है उससे ट्रिपल होती तो मसला होना था, डबल का तो उसका मसला ही कोई नहीं था। ठीक है, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? तो ये गोड था, ये थर्ड क्लास था, ये पोनी था। पोनी छोटे घोड़े को कहते हैं। ठीक है। इन सब के ऊपर जो है वो उसने टैक्सेस है। आखिरी जी हमारा पेज है, उसके बाद हम इसे खत्म करते हैं। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जी ट्रांसपोर्ट के ऊपर कंट्रोल था। हर चीज के ऊपर उसने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का किराए जो थे उनको उसने फिक्स किया होता था। एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज जो है वो देता था उन लोगों को जो कि रजिस्टर होते थे इसके साथ जो है वो। ठीक है। इसके बाद जितनी भी मंडियां हुआ करती थी, जितने भी लोग वहां पे आया करते थे, सुल्तान हर चीज को देखा करता था। ठीक है। अब आखिरी में हमारे पास आखिर में सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द प्राइस कंट्रोल सिस्टम। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रिगुलसली इसने जो है वो एनफोर्स किया था। जो वायोलेशन करता था उसको स्ट्रिक्टली पनिश करता था। सुल्तान का पर्सनल इंटरेस्ट था इन तमाम चीजों में। यही वजह है कि इसकी इसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है। सुल्तान हर काम को मेरिट पे करने के आदी था, सिवाय अपने ससुर को कत्ल करने के। इसको लगता था हर काम मेरिट पे होना चाहिए। ठीक है। सो जी, अब जो सारे के सारे जो लोग थे जो इसने इंचार्ज बनाए हुए थे, वो लोग थे जिसको इसका खौफ भी था, और दूसरे नंबर पे ईमानदार भी थे। उनके पास बहुत ज्यादा पावर जिसने दी हुई थी। कोई चीटिंग करता नजर आता है, उठा के फेंको उसको। पाकिस्तान में अगर वो कहीं पंजाब से है तो उठा के उसको कहीं बलूचिस्तान की जेल में फेंको। बलूचिस्तान से है तो उठा के उसको गिलगित बल्तिस्तान में फेंको। कराची से है तो उसको उठा के केपीके में फेंको। केपीके का तो उधर इतना वसी सिस्टम इसका था। एग्जामिनेशन ऑफ दलाल, मिडिल मैन को कहते हैं। उसने एलिमिनेशन, उसने जो एलिमिनेट कर दिया ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, कमीशन होल्डर्स के जी आप भी दें आप भी दें, तो उसने उस सिस्टम को भी खत्म कर दिया। सो जी सुल्तान जो है वो पूरी होल हार्टेडली जो है वो अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाहता था। वजह ये थी कि इसका जो ससुर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका इसका कत्ल करके तख्त पे बैठा था, वो बड़ा नेक बंदा था। वो रियासत के गरीबों की कदर किया करता था, और वो इतना नेक बंदा था कि उसके खिलाफ, उसके मर्डर के खिलाफ जो है वो दो तीन लोगों ने काम किया। यानी कि मलिक सज्जू जो है एक बंदा था, उसके खिलाफ बगावत उसने कर दी, बगावत खड़ी कर दी। उसने, इसके ससुर ने उसको माफ कर दिया। उसने कहा जाओ यार कोई बात नहीं। एक और बंदा था, उसने जिसका नाम ताजुद्दीन था। ताजुद्दीन ने क्या किया था, उसको कत्ल करने का प्लान बनाया था। उसने उसको भी छोड़ दिया कि चलो यार जाने दो। अब ऐसी रियासत के अंदर आके लोगों का दिल फतह करना बड़ा मुश्किल काम था। तो इसलिए जो है वो इसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम अपना बनाया, जो कि बहुत इफेक्टिव सिस्टम था। अब उसकी इफेक्टिविटी देखें कि हिस्टोरियंस कैसे देखते हैं। आखिरी जी 3 लाइनें, बरानी ये कहता है, बरानी जो बार बार इसके बारे में लिखता है, वो कहता है जी इसका जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम था ना, जैसे दुनिया में अजूबे होते हैं, उस दुनिया में ये एक अजूबा था। वंडर्स ऑफ द टाइम, कि क्या बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो इसने कर दिखाया। डॉक्टर हमारे पास के एस लाल जो है वो लिखते हैं कि ये रेगुलेशन जो इसकी थी, ये इसकी बड़ी जबरदस्त कामयाबी थी। डॉक्टर सक्सेना, ये डॉक्टर सक्सेना जो है वो कहते हैं कि फरिश्ता, ये हमारे पास 4 टोटल हिस्टोरियन हो गए। बारानी के व्यू क्या है वो पता चल गए। हमारे पास जो है वो डॉक्टर चल गए, फरिश्ता के चल गए, वो डॉक्टर सक्सेना के। वो कहते हैं कि जनाब ये इसकी बहुत यूनिक अचीवमेंट है, ऐसा किसी और ने नहीं किया। ये हमारे पास ये इसकी कहानी थी अलाउद्दीन की, कि अलाउद्दीन ने इस तरह से जो है वो चीजें अपनी तरतीब दी, चीजों में आगे बढ़ा, तो उसने सारे के सारे सिस्टम को जो है वो एक दफा हैरान करके रख दी, और सारी की सारी चीजें जो है वो इसने अपने कंट्रोल में कर ली। आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल हमारे पास इसका आर्किटेक्चर है, ये फन तामीर भी जो है वो करता था। वो क्या थी, इस आर्किटेक्चर को जो है वो थोड़ा सा देखेंगे, बहुत छोटा सा आर्किटेक्चर जो है वो
अच्छा, इसको ना आपने अपने तौर पे पढ़ना है, आर्किटेक्चर वो आसान आसान सा है कि इसने जो है वो ग्रेट अलाई मीनार जो है वो तमीर करवाया, इसकी पिक्चर भी देख के आएंगे। ठीक है, अलाई मीनार की जो है वो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अलाई दरवाजा जो है वो इसके ऊपर भी लिखोगे। हम जो है वो फिर कल जो शुरू करेंगे वो हम करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कौन था? क्योंकि ये तो खत्म हो गए ना खिलजी जो है वो, खिलजी के बाद कोई जबरदस्त बंदा आ ही नहीं सका। तो फिर अब हुकूमत जो है वो ले लेता है, तुगलक डायनेस्टी आ जाती है हमारे पास। यूं तो हमारे पास तुगलक डायनेस्टी आती है, क्या थी मोहम्मद बिन तुगलक, क्या था, क्या सा काम था, ये जो है वो हम देखेंगे। तो इसको जो है वो एक दफा आपने पढ़ के आना जी। ठीक है, आर्किटेक्चर अंडर अलाउद्दीन। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, इसमें रट्टा लगाना है। हाँ जी, रट्टा लगा लेना कोटेशंस को। और जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को भी दो दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो दो दफा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो पूछ क्या रहा। ठीक है, कोटेशन जो है वो याद कर लीजिएगा। कोटेशन आपने क्या याद करनी है, हिस्टोरियंस के नाम ही आपको पता होना चाहिए। फरिश्ता है, बैरानी है, डॉक्टर सेवन है, के एस लाल है। ठीक है, अब इनकी जो बातें हैं वो आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, रट्टा लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नाम याद होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन डॉक्टर्स के नाम के स्पेलिंग ही आगे पीछे कर दें, वो नहीं कीजिएगा प्लीज। तो इसकी कंक्वेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जी, इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। अलाउद्दीन खत्म हो गया, कल हम जो है वो देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इससे अगली डेंसिटी है उसके ऊपर चलाएंगे। लेकिन जी, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आपको सारी चीजें क्लियर हैं, समझ में आ चुका है। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर।